सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो नहीं, लेकिन नई सफ़बंदियाँ ज़रूर हो रही हैं। हलीफ जो कल के थे वो आज हरीफ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नून है जो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए अब तारीख दे रही है, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास लाहौर में हो रहा है और लाहौर में बड़े वाज़ेह तौर पर, बड़े खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त ना कभी इलेक्शन से भागे हैं, ना इलेक्शन से कभी खौफजदा हुए हैं। ये अब बार बार इलेक्शन से भागने के हवाले से किसको कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन चाह रही है, जमात इस्लामी भी इलेक्शन चाह रही है, तो क्या फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो दो बड़ी जमातें हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है? क्या बात है कि इलेक्शन से ये जमातें बार बार क्यों मुतालिबा नहीं कर रही हैं? आज इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का प्लान फाइनल किया जा रहा है लंदन में, और साथ ये भी कहा गया कि पंजाब में किसी तरह की कोई ना सीट एडजस्टमेंट होगी, ना किसी के साथ कोई इत्तेहाद होगा, और पंजाब में तमाम हलकों पर पाकिस्तान मुस्लिम नून अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो अब देखना यह है कि मामलात इलेक्शन के कब अनाउंस होंगे, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी तैयारियां भरपूर हो रही हैं। हमारे साथ गौस मोहम्मद मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने। शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद नियाजी साहब से आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब की 21 अक्टूबर की वापसी का जो फाइनल हो रहा है, लेकिन अब जो बार बार तनकीद हो रही है नियाज साहब के इलेक्शन के हवाले से कि भाग रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं वो आप लोग भाग रहे हैं, मौलाना साहब भाग रहे हैं, कौन भाग रहा है इलेक्शन से? जी, मुदस्सिर, बात है कि हमने तो इलेक्शन से भागने की बात नहीं की, बल्कि हमारे जो लीडरशिप है वो फरवरी की डेट इसलिए दे रही है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 30 नवंबर तक अमल का बंदी मुकम्मल कर लेंगे और उसके हफ्ता 10 दिन बाद हमें इलेक्शन शेड्यूल देंगे। तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम उस हिसाब से फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भागने की तो हमने बात नहीं की। बाकी हमने ये जरूर कहा है, और उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, कि नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराए जाएं। उसकी वजह ये थी कि ये वो मरदमशुमारी है जिसपे तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है। इससे पहले 2017 के मरदमशुमारी पर इलेक्शन हुए थे, इस पे सिंध की जो पार्टी है उन्होंने काफी इतराज किया था कि हमें सही नहीं गिना गया। तो हमने तो इसलिए कहा है कि इलेक्शन अगर हों तो मतलब ऐसी सेंसस भी हों जिसपे तमाम पार्टी का इत्तेफाक हो, और हमारा ये भी प्रायोरिटी है कि इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये ना हो कि फिर दस्तों गिरेबाओं के हमें गिना नहीं गया, हमें जानबूझ के हमारी सीटें कम की गई या हमें मरदमशुमारी में सही नहीं काउंट किया गया। तो हम चाहते मुल्क में स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, ताकि हमारा मुल्क आगे चले। तो इसलिए हमने कभी भागने की तो बात नहीं की, हमने ये कभी नहीं कहा कि इलेक्शन ना हो, बल्कि हम तो हक़ायक़ पे जो है वो आज बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता है कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है। इलेक्शन कमीशन खुद तो ये नहीं बता रहा कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। आपके रहनुमा, बल्कि अभी आप खुद भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो कह रहे हैं कि एक जमात को तो पता है कि इलेक्शन कब होंगे, बाकी किसी को नहीं पता बशमूल इलेक्शन कमीशन। अब देखिए मुदस्सर, बात ये है ना, हम तो कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम कोशिश करेंगे 30 नवंबर तक हमारी हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाए। पहले वो 15 दिसंबर कह रहे थे। अब वो जब तमाम पार्टी, हमने खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा टाइम कम करें ताकि जल्दी इलेक्शन हो। तो उन्होंने खुद कहा कि ठीक है, हम 30 नवंबर तक कोशिश करते मुकम्मल हो जाए, उसके हफ्ता 10 दिन बाद हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे। चलो, अगर हफ्ता 10 दिन बाद शेड्यूल दें तो उसमें 54 दिन जमा करें, जिसके जो इलेक्शन के लिए जरूरी होते हैं, शेड्यूल अनाउंस करने के, पोलिंग डे थे, तो वो फरवरी का पहला हफ्ता जा बनता है, 2-3 फरवरी जाके बनती है। तो हम उस हिसाब से कह रहे हैं, हमारा कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। हम उस एस्टीमेट थे कि फरवरी के पहले हफ्ते में पोलिंग हो जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। और जाहिर है हमारी तो कोशिश है कि जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए और साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी है। पिछले 4-5 साल से जो सियासी बेचैनी फैली, उसको खात्मा चाहते हैं।
हमारे मुआशी हालात इतने हैं कि हम खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट के करीब हैं, तो हमें आगे जाके चलना है। हमारे पड़ोसी मुमालिक में क्या हो रहा है, कितने आगे जा रहे हैं सर? इस पे हम मजीद बात करते हैं कि ये जो अब सिचुएशन है इसकी जो है वो आगे सूरत क्या बनती है। मुजाहिद बरेलवी साहब किया है जी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया। सर कल के हलीफ थे, आज हरीफ हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़े तुंदो तेज़ जुमलों के साथ मुस्लिम नून को बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब पर भी हिट जाकर कर रहे हैं, कभी नाम लेते हैं कभी नाम नहीं लेते। तो ये जो कल के हलीफ आज हरीफ हैं, तो वजह क्या लग रही है आपको? इलेक्शन ही मामला है? एक तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इक़्तिदार ऐसी चीज है जिसने इन बदतरीन दुश्मनों को इमरान खान के खिलाफ एक कर दिया था, और जब आप वो समझते हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया, जैसे गोया कि इनके और जेल में है और इलेक्शन में हिस्सा नहीं रखेंगे, तो अब समझते हैं कि जनाब बिलावल साहब सिंध नहीं पंजाब भी जाएंगे। अब देखिए ये बात जो अभी कह रहे थे, इलेक्शन ये मई में मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी। आप ये बताएं कि 5 अगस्त को सिर्फ एक हफ्ते पहले ये जब आप कहते हैं कि मरदमशुमारी और हल्का बंदियां होंगी, तमाम पार्टियां शामिल थी जिन्होंने मफादात की काउंसिल में दस्तखत भी किए, कैबिनेट से पास भी किया, तो खुद ब खुद वो 4 और 6 माह लगने थे। अगर पीपल पार्टी भी कहती है तो पीपल पार्टी को तो चाहिए था कि 12 अगस्त को डिसॉल्व करती सेनेट असेंबली, तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाते। इन्होंने खुद 90 दिन की दावत दे दी, वहां तक भी सही था कि अगर वो उन्होंने 12 दिन, लेकिन आपने जब ये 2 चीजें रख दी तो वो इलेक्शन कमीशन वादे कर चुका है इसमें लगेगा 4 माह और 14 दिन इलेक्शन प्रोसेस में लगेंगे, इसलिए इसमें लगेंगे 120 दिन, 6 माह लगेंगे इसमें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक आम आदमी भी समझ सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी लगी लिपटी कह दिया कि हमें ये वक्त लगेगा, नई मर्दमशुमारी के बाद 2.5 करोड़ बढ़ेंगे, उनकी 2.5 करोड़ वोट बढ़ेंगे तो फिर नई एक हल्का छोटा होगा, बड़ा होगा, हल्का बंदी है वो भी नहीं। तो ये प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। जो कह रहे हैं 10-12 दिन का मामला नहीं है, और ये इन्हें पता है। और इसके सबब 2 हैं। एक तो ये कि आपने देखा होगा इन्होंने सदर से लेकर इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दे दिया कि वो इलेक्शन की डेट देगा। उसमें बदनीयती का दखल था। उन्हें पता था कि अगर 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन हुए तो महंगाई इतना खौफनाक जिन है, और अभी तक क्योंकि अडियाला जेल वाले की मकबूलियत कमी नहीं हुई है, दे कांट अपनी 16 माह की कारकर्दगी पे ये फेस ही नहीं कर सकते थे इस इलेक्शन को। ये इलेक्शन से मैं भागने का लफ्ज़ अच्छा नहीं समझता बालारी, ये इलेक्शन से चला कह भी देता हूँ यही वजह थी, इसीलिए कि जब 6 माह हो जाएंगे तो हम शायद हम इस पोजीशन में हो कि हम उसका मुकाबला कर लें। वरना ये सॉरी टू से बड़े जहादीदा सियासतदान हैं, इन्हें सब पता था कि कब इलेक्शन होंगे अगर इन्होंने मर्दमशुमारी और हल्काबंदी हो कहा। तो बरेलवी साहब 21 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 1.25 महीना बाद मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है, तो मुस्लिम नून के लिए तो फिर इसका मतलब है कि वो एक प्लस पॉइंट भी हो जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो एक बूम भी आ जाएगा तंजीम में भी, वर्कर्स में भी, तो फ़ायदा कहीं ना कहीं नून लीग को तो फिर हो जाएगा बाकियों की निस्बत। एक तो अफसोसनाक अमर यह है कि अदालत से ज्यादा उन्होंने एक बार फिर चीफ पर एतबार किया। यानी मरियम बीबी ने कई बार कहा था कि मियां साहब उस वक्त आएंगे जब उन्हें यकीन होगा कि इलेक्शन होंगे, और वो यानी और उसके साथ साथ ये भी जब तक चीफ जस्टिस यानी 6 दिन में रिटायर्ड हो जाएंगे, काजी फायद ईसा साहब आएंगे। यानी यही मतलब हुआ ना, सितंबर में क्यों नहीं आए, अक्टूबर में इसलिए चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इसलिए आ रहे हैं कि इलेक्शन डेट दे दी। मैं तो आपसे दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि इलेक्शन अगर 6 माह यानी अगर फरवरी में भी जो सूरत हाल इमरजेंसी है, माशी जो बेलमुकामी हालात हैं, अगर ये बताइए माजी में नजरिए जरूरत कई बार इस्तेमाल हो गया है फरवरी के बाद, और हाँ 14 मई का इलेक्शन जब नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, तो क्या कर लिया आइन ने, आइन खामोश था। मैं तो ये सॉरी टू से ये कह रहा हूँ, दबाव है कि फरवरी में भी इलेक्शन हमें होते नजर नहीं आ रहे और आइन खामोशी का क्या कर लेंगे आप उनका। एक नजरिए जरूरत की दलील ही तो है जस्टिस मुनीर की, जो कह देगी नहीं जनाब 1 साल और लगाइए। नहीं दिए ज़ियाउल हक को हमने 9 साल, नहीं दिए हमने मुशर्रफ को 3 साल, आप क्यों नहीं दे सकते? तो सर अब ये देखते हैं कि निगरान हुकूमत और माशाल्लाह 2 अलग अलग चीज़ें हैं कि किस तरह से वो होती हैं। लेकिन न्याजी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो 16 महीने का बार है वो तो आपकी हुकूमत, चाहे वो आप हों बाकी सियासी जमातें हैं, वो तो है ना सर
कि 300 तक पेट्रोल भी हुआ है, डीजल भी हुआ है, डॉलर भी हुआ है, महंगाई भी हुई है, ये तमाम तर चीज़ें तो फिर आपके हैं, तो आवाम इसका रद्द अमल तो फिर आपको देगी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये जो 16 महीने का बोझ है हमारे पे पड़ा है और हमने इसको रियासत को बचाने के लिए किया है। अगर उस वक्त हम आगे ना होते तो पता नहीं मुल्क का क्या हाल होता। देखो, अब 16 माह लोग कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। देखो, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, लोड शेडिंग में कमी हुई है, 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड किया है और तमाम जो वायलेशन जो पिछली गवर्नमेंट करके गई है पीटीआई की, जिसमें IMF से एग्रीमेंट थे और दूसरे मुल्कों से हमारे इस्लामी मालिक के खिलाफ जो इमरान खान ने बदज़बानी की और जो चीज़ें निकली, हमने उन चीज़ों को ठीक किया है। हमने सब तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब जो भी हुकूमत आती है उनको एक डायरेक्शन मिलेगी, उस पर चल के इंशाल्लाह मुल्क हमारा आगे जो है वो चलेगा और हमारा मुल्क इंशाल्लाह। लेकिन न्याज़ साहब कथा कलामी की माफ़ी, अभी आपके दौरे हुकूमत में तो इस तरह का क्रैकडाउन नहीं हुआ। अब ये देखिए कि डॉलर जो है वो वापस भी रिवर्स हुआ, वो नीचे आया, डॉलर के ज़ख़ीरांदोज़ भी पकड़े गए, वो बाहर भी आए, स्मगलिंग वाले मामलात आपके दौरे हुकूमत में नहीं रुक पाए, चीनी की कीमत जो बढ़ रही थी वो बढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता, उसके ऊपर को क्रैकडाउन। अब निगरान हुकूमत के पास ये सारे इख्तियार आ गए, जो बेख्तियार हुकूमत होती है, आपके पास तमाम तर इख्तियारात, सपोर्ट जो है वो सियासी जमातों की, उसके बावजूद आप लोग ये क्यों नहीं कर पाए फिर 16 माह में? देखिए, जो पेट्रोल की कीमत है वो तो IMF जो एग्रीमेंट हुआ है उसके नतीजे में हुआ, जो बिजली भी और पेट्रोल भी, डीजल भी बढ़ेगा। बिल्कुल। दूसरी जो चीनी की कीमत है, हमारे दौर में तो ये 130-40 तक थी, ये सारा एक महीने के अंदर ही सब कुछ हुआ है। ये 200 तक और फिर स्पेकुलेशन और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी। आप देखो, चीनी वफर मकदार मौजूद है। हम इल्ज़ाम लगाए कि सागदार ने चीनी बरामद क्यों कर दी, हालांकि सागदार ने सारा एस्टिमेट लगा की और उन्हें 250 मिलियन जो एक्सपोर्ट की, ताकि उससे हमें 26-27 करोड़ डॉलर मिले, ताकि मुल्क के जो कर्जे की किस्त अदा करनी चाहिए IMF को, वो हमने अदा की और सारे एस्टिमेट लगा की। अब क्रैकडाउन हो रहा है तो चीनी सारी बरामद हो रही है। तो इस पे सागदार पे या किसी पे इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने ये एक्सपोर्ट कर दी बगैर कमीशन बना लेके, तो ये बात गलत साबित हुई है। असल में बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जो स्टेप्स इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट लिए हैं वो कोई भी सियासी हुकूमत इस तरह अग्रेसिव नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें सबको साथ मिला के चलाना। और मैं मदद के साथ कहूँगा, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, तो ये जो माफियाज होते हैं ना, कुछ न कुछ इनके लिंक्स पार्टी के अंदर जो उनसे होते हैं, यानी कि सियासी मसलियतों का शिकार तो आप भी रहे हैं ना फिर। बिल्कुल, हम 12 माह जो रहे हैं, हम जो 16 माह रहे हैं, तो 12 पार्टियों को साथ में ला के चलना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। हमें बहुत सी चीजें, यानी कि जो पता है खुद स्टेप लेना चाहिए हमें, या अपनी पार्टी से पूछ के लेना चाहिए, वो हमने 12 सियासी पार्टियों से मिलकर चले हैं। तो हमने तो एक मुल्क की खातिर सब कुछ किया है, हमारे अपनी सियासत कुर्बान हुई है। लेकिन हम भी, लेकिन एक बात ये मैं कहूँ कि हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि अगर अवाम हमारे खिलाफ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। अगर फरवरी से आगे इलेक्शन जाते हैं तो फिर हम तमाम सियासी पार्टियों से मिलकर लायबल बनाएंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों इलेक्शन लेट हो रहे हैं। एक फरवरी तक तो एक जेन्युइन रीजन है कि जी मरदमशुमारी, और वो भी आइन कहता है कि जी जब नई मरदमशुमारी हो जाए तो उस मरदमशुमारी पे हल्का बनने का इलेक्शन कराया जाए। उस जगह फरवरी तक तो हम देखेंगे। अगर इससे प्रोलॉन्ग करते हैं तो फिर हम तमाम सियासी पार्टियों से लायबल बना के हम सड़कों पे आएंगे और इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि इलेक्शन कराया जाए। ज्यादा देर एस्टेब्लिशमेंट का और अवाम का आपस में, तो फरवरी तक तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को आप वक्त दे रहे हैं न्याज़ साहब के हल्का बंदियों के और उसके बाद की तैयारियों के मामला जो हैं वो हों। लेकिन बरेलवी साहब, खुर्शीद शाह साहब का एक बयान जो है वो नज़र से गुजरा, वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं क्योंकि निगरान हुकूमत तो नून लीग की हुकूमत है। फवाद हसन फवाद साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो तो पिछली हुकूमत भी वही चला रहे थे, अब भी वही चला रहे हैं, क्योंकि उनकी शमूलियत से तो मतलब ये हो गया कि निगरान हुकूमत मतलब नून लीग हुकूमत। तो ये निगरान हुकूमत की सपोर्ट नून लीग की तरफ जा रही है बरेलवी साहब? एक हद तक आप ये खास तौर पर ये जो आज फैसला हुआ है फवाद हसन का और फिर मियां साहब का ये फैसला कि वो 21 अक्टूबर आएंगे, एक परसेप्शन ये आ रहा है। और फिर खास तौर पर ये भी कहा जाता है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम भी उन्होंने दिए थे कि एक नवाज लीग फ्रेंडली फिजा बनाई जा रही है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी का जो इश्तियाल की हद तक जो
रद्देमल सामने आया है, ये तक इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्लेइंग लिविंग फील्ड वाला मामला, तो ये तासुर आ रहा है। लेकिन आपको भी इल्म है कि जो पार्टियां अगर एस्टेब्लिशमेंट की होंगी या अगर उन्हें सपोर्ट होगी या निगरान की होगी, जब वो सियासी मैदान में उतरेंगी तो वही चीजें उनके लिए नेगेटिव होंगी, वो उनके खिलाफ जाएंगी। वो क्योंकि आज ये निगरान हो या जो एस्टेब्लिशमेंट हो वो नाकाम हो चुकी है। महंगाई जो सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ेगा इन पॉलिटिकल पार्टी को, जो जवाब देना पड़ेगा, और मियां साहब को 18 माह का भी हिसाब देना पड़ेगा, और अगर निगरान के साथ खड़े हुए तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई जादू की छड़ी से मामला दुरुस्त तो नहीं हो रहे। ये स्मगलिंग से कर लिया, 2, 5, 10, 50 रुपए कर लिए, इतने ठोस किस्म के संगीन माशी मसाइल हैं और जिसको आवाम फेस कर रहे हैं, उसका अंदाजा गालिबन हमें और आपको भी है, जो हम लोग भी फेस कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है इन पार्टियों को इलेक्शन में अब उतरना, लोगों को फेस करना। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। तो सर अब इसलिए वापसी भी के चीफ जस्टिस साहब भी चेंज हो गए, फवाद साहब आए, तो ये कहा जा रहा है निगरान हुकूमत मतलब नून लीग हुकूमत, न्याजी साहब, तो ये जो ठप्पे आप पर लगाए जा रहे हैं या बातें आप पर हो रही हैं, इसका तो नुकसान नहीं होगा? प्रो एस्टेब्लिशमेंट टाइप जमात हो, आप तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे। अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ हो न्याजी साहब, तो फिर तो इसका मतलब है कि अवामी जो आपका नारा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ और जो काम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ। देखिए जी, बात यह है कि फवाद ब्यूरोक्रेट है ना जी, हमारी पार्टी के कोई मेंबर तो है नहीं, दो दौड़ के वो साहब के साथ रहे और वो रहे। अब और ये बात बता दूं कि अगर पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देते हैं, इसके बावजूद हम एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी तमाम सियासी पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, बल्कि हम PTI जिससे हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है, हम तो उसको भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ चले, क्योंकि हमारा मुल्क के मसाइल में घिरा है कि किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। आज तो ये बिलावल भुट्टो भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान की हालात इतने खराब है कि कोई अकेली सियासी पार्टी उसको टैकल नहीं कर सकती। तो ये से हमारे मौक़िफ़ को जो है तकमील मिलती है कि हमने ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लेना है, तमाम सियासी पार्टी को भी साथ लेना है, और हमें अगर 2/3 भी मिल जाता है, इसके बावजूद हम कहेंगे कि हम तमाम सियासी पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ चलो, हम अपने साथ मिला के चलेंगे। मुल्क रियासत को बचाना है। हम माशी तौर पर इतने पीछे चले गए हैं, दहशतगर्द हमारे बॉर्डर पे कितने जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, और उसकी अभी भी हमारी फौज जो है तशद्दुद सब कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट एग्रेसिव तरीके से हासिल होगी तो उस पर बहुत बड़ी एक कामयाबी मिलेगी। जिस तरह 14 में हमने एक बनाया था, का फैसला हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान का हुआ था, तो वो चीज़ें अगर इस तरह की हालात हम पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह दहशतगर्दों भी निजात मिलेगी, हमारी मिशन भी आगे चलेगी। और हमने तो अपोजिशन में थे तब भी PTI से यही कहा था कि आए हमारे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, चलो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करते, लेकिन वो किसी हवाई घोड़े में सवार थे कि 200 अरब डॉलर बैर पड़ा है, 100 अरब डॉलर थे, मुल्क की मीशत को ठीक करेंगे, 100 अरब से मुल्क को चलाएंगे, IMF को देंगे। तो एक स्पेकुलेशन पे वो गवर्नमेंट थी, और फिर वो तो उनके अपने बंदों ने कहा कि नहीं, हमारे पाकिस्तान में गए तो 1 अरब डॉलर बैर गया है, वो तो कानूनी तरीके से सिर्फ 10-12 करोड़ डॉलर है, उसका वो शायद वो जायज तरीके से नहीं गया। ये इनके शब्बादी की स्टेटमेंट थी जब वो FPR का चेयरमैन था। तो ये लोग चलते ये पूछ लीजिए, मेरे ख्याल वक्त काम है, चलते ये भी तो जरा पूछ लिए न्याजी साहब से कि पिछले आखिरी असेंबली के 2 दिनों में आपने 54 बिल पास किए, आपने फौजी अदालतें कायम करी जिसमें सिविलियन पे मुकदमे चलेंगे, आपने 100 साल पुराना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया, उसके तहत अदालतें चली। जितने इंसानी हुकूक पे कदगन, आइन की पामाली पिछले 1 हफ्ते में असेंबली जाने से पहले इन पार्टियों ने की है, उसके बाद ये जमहूरियत और आइनी हुकूक की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं। जी मेरी बात सुने, 2014 में क्या हुआ था, हमने मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट किया था, भला कोई जमहूरी उसको तमाम सियासी पार्टी ने सपोर्ट किया था। वजह क्या थी कि जुडिशरी में इतनी पावर नहीं थी, कोई रिस्क नहीं ले रही थी, कोई धमकी मिलती थी, तो हमने फौजी अदालतें बनाई, तो वो कुछ अर्सा के लिए थी। अभी का ये कानून बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉलोवर रहेगा, जो भी हालात बेहतर होते हैं हम और 7,000 लोग जेलों में, 40 औरतों पे 4 माह से मुकदमे नहीं चले, कोई आपने ट्रिब्यूनल में पेश नहीं किया है, कोई चार्जशीट नहीं दी है आपने।
कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें और पीटीआई के जो सरबराह हैं वो जो साइफर जो कि एक सीक्रेट चीज होती है वो हवा में लहराए और उनके खिलाफ कार्रवाई कोई ना हो तो ये तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। 4 माह से मुकदमा क्यों नहीं चला? रेड्डी साहब आप न्यूट्रल होकर सोचें, ये न्यूट्रल होकर सोचें, किसी पार्टी की साइड ना दें। ये सारे सब चीजें वक्ती तौर पर उनको सजा दें। 9 मई में जिन्होंने हमला करा उनको फांसी पे लटकाएं, लेकिन चार्जशीट ही नहीं दी 4 माह में। बिल्कुल ये ज़रूरी इस वक्त ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, कानून से मावरा नहीं। बहुत शुक्रिया, वक्त पे ख़त्म हो रहा है। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। नियाज़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ कोर्ट के रिपोर्ट के हवाले से बात होगी और एशिया कप किस जानिब जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि स्मगलिंग के हवाले से रोकथाम पर भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बिजली चोरों के खिलाफ इस वक्त बापडा मुख्तलिफ डेस्कोज वो काम कर रही हैं। तीसरी जानिब चीनी माफिया के खिलाफ इस वक्त भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। हम इस पर बात करेंगे कि ये कार्रवाइयाँ अब हो रही हैं तो पहले जो मुंतखब हुकूमतें थीं क्यों मसलहतों का शिकार रही हैं कि ये अगर किया जाता तो आज इतना नुकसान जितना हो चुका है वो ना हो पाता। इस वक्त फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे जहाँ पर फेस्को कार्रवाइयाँ कर रही है बिजली चोरों के खिलाफ। उवैस सत्तार से हम जानते हैं मजीद अपडेट्स। जी उवैस, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फेस्को हुकाम की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ रीजन भर में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। फेस्को मलिक तहसीन रमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में ये काम अब तो शुरू है और इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है। जो चीज़ें निगलेक्ट हो रही थी, लोगों ने डायरेक्ट बिजलियाँ लगाई हुई थी जिसका नुकसान पूरे सिस्टम को हो रहा था, लोगों को हो रहा था। जैसा कि आप फेस्को के हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जब से ये मुहिम हमने शुरू की है हमने कोई 300 के करीब जो है वो FIRs दर्ज कर दी हैं और 100% हमारी रिकवरी है और 100% ही हमने बंदे जो हैं वो अरेस्ट करवा दिए हैं। और जितने बंदे हमने जितने कनेक्शंस काटे हैं, जितनी हमने चोरी पकड़ी है, जो डी बिल्स डाले हैं, उनकी रिकवरी भी 100% है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो भी जारी है और जो लाइन लॉसेस वगैरह हैं वो भी फेस्को की रीजन के सबसे ज़्यादा कम है और मज़ीद कोशिश की जा रही है। कर रहे थे ये पंजाब में फेस्को की सूरत हाल है। हेस्को में क्या सिचुएशन है? बदीन में हमारे नुमाइंदे राजा शकील घांची मौजूद हैं। जी, बिजली चोरों के खिलाफ सिंध में भी हेस्को को कार्रवाइयाँ कर रहा है राजा? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के अहकामात पर हेस्को की जानिब से नादैनकान और गुंडा माफिया के खिलाफ बदीन में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ बदीन के जो इलाके जिसमें गोलारची और बदीन, इसके अलावा दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन किया जा रहा है। हेस्को की टीम बाकायदा तौर पर इस मरतबा अमली तौर पर मैदान में नजर आती है। हेस्को के यहाँ पे एक मुलाजिम मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अब तक ऑपरेशन में क्या क्या किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे शहर में क्रैकडाउन जारी है, ऑपरेशन जारी है। गोलारची रोड पे, PF रोड पे, कटन रोड पे बड़े बड़े जो बाकीदार हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बकाया के खिलाफ और 4-5 अफराद के खिलाफ FIR भी कटवाई है और बकाया वाले जो कनेक्शन है वो सारे काट रहे हैं। पूरे शहर में जो है क्रैकडाउन है, एक्शन के अहकामात पर जो है पूरे शहर में कनेक्शन काट रहे हैं। यहाँ पे हेस्को अमलदार से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो नादैनकान है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका राजा जी, आगाह कर रहे थे। चाहे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब या फेडरल या फिर सिंध, हर जगह पर इस वक्त बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन बहुत अहम मामला ये है कि ये चीज़ें पहले भी हो जाती तो शायद सिचुएशन बेहतर होती। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट महंगी बिजली। हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। अब ये छोटा सा मामला है कि डेस्कोस अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते, कार्रवाइयाँ होती, बिजली चोरों को पकड़ा जाता, तो ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता। क्योंकि जिस तरह से लंबा चौड़ा दिखाया गया था कि बिजली चोरी कितनी हो रही है, सियासी मसलहतें होती हैं सियासतदानों की, कोई इस किस्म के काम नहीं करते, स्मगलिंग को ना रोकें, बिजली चोरी ना रोकें, चीनी की जिस तरह से माफिया जो कार्टेल बने हुए थे उनको ना रोकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जब तक चीज़ें प्रेसिपिटेट नहीं कर जाती, बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाती, हम शायद रिएक्ट नहीं करते।
और पाकिस्तान की जो एक स्टेट एपरेटस है वो एक रिएक्टिव मोड में है। प्रोएक्टिव मोड में आने के लिए उनको शायद इंसेंटिव नहीं है और लीडरशिप का भी शायद वो इम्पेटस नहीं है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो ये कोशिश है कि ये जो एनर्जी सेक्टर है इसको संभाला जाए। पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है ये एग्जिस्टेंशियल चैलेंज दे रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। इसको हम इन द शॉर्ट रन तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जरूरी हैं और ये ठीक है कि हम चोरी इस तरह रोक रहे हैं। इन द लॉन्ग रन तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि क्या एनर्जी सेक्टर को इस तरह हम चला भी सकते हैं, कि क्या सारे डिस्कोस को हम गवर्नमेंट में रख सकते हैं, क्या इतनी बड़ी जनरेशन को हम गवर्नमेंट में रख सकते हैं, ट्रांसमिशन को हम गवर्नमेंट में रख सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी गवर्नमेंट ही करे और रेगुलेशन भी गवर्नमेंट ही करे। ये पूरा जो सेक्टर है इसकी जो एम्बियंस है उसको तब्दील करना पड़ेगा। और इसी तरह गैस सेक्टर में आपको एफिशिएंसी लाने के लिए क्या गैस आप एफ्लुएंट एरियाज को देते चले जाएंगे, क्या गैस आप कैप्टिव पावर जो कि 35% की शायद एफिशिएंसी पे है उसको देते चले जाएंगे। सो अगर आप आज तब्दीली शुरू भी करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से करेंगे, उसके बाद आप जरूर इनकी मैनेजमेंट को, बोर्ड्स को तब्दील कीजिए। ये पिछली 2 दिहाइयों से हो रहा है। गुजारिश ये है कि जब तक आप इनको छोटे डिस्कोस करके प्राइवेटाइज नहीं करते, प्राइवेट मैनेजमेंट नहीं लाते, जिनको खुद प्रॉफिट में नुकसान दिखाई देता हो, जब बिजली चोरी हो, जब लॉसेस बढ़े, तो तब तक ये सिलसिला ठीक नहीं होगा। इसी तरह आईपीपीज के साथ रीनिगोशिएशन है, पाकिस्तान की जो सब्सिडी का निज़ाम है उसको ठीक करना है। पाकिस्तान की जो बहुत बड़ा काम जो है कि हर जगह एक ही टैरिफ का निज़ाम नहीं हो सकता, हमें डिफरेंशिएटेड टैरिफ में जाना है, पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट करना है, थर को इस्तेमाल करना है। अब मैंने आपके सामने बहुत सी चीजें रख दी हैं, ये सारे काम डे बाय डे करते चले जाएं, ये तभी जाकर ठीक होगा। आई थिंक दैट इज वेयर वी लार्जली स्टैंड ऑन द एनर्जी सेक्टर। खाकान साहब, बड़े सादा अल्फाज में आपने बताया कि ये चीज़ें की जाएं। सवाल ये है कि हुकूमतें कर क्यों नहीं रही होती हैं? चीज़ें सादा हैं, बेहतर हैं, किया जा सकता है, उसका आज फ़ायदा होता, हम आज उल्टा नुकसान पे खड़े हुए हैं, कर क्यों नहीं रहे होते? आप इससे अगर मेरा राइट फ्रॉम द माई हार्ट अगर इसका जवाब चाहते हैं तो वो ये है कि जब तक हम ये बिलीव नहीं करेंगे कि ये बड़े प्रोफेशनल और बड़े टेक्निकल काम हैं प्राइवेटाइजेशंस, ये बड़े प्रोफेशनल और टेक्निकल काम हैं कि डीरेगुलेट करके मार्केट मेकिंग कैसे करनी है, ये कामों में जब तक आप कॉम्पिटेंस लेवल ऐड नहीं करेंगे अपनी डिविजन्स और मिनिस्ट्रीज में कि ये काम सर अंजाम दिए जा सकें, तब तक शायद आप ये कर नहीं सकते। साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप्स जब तक अपना रिफॉर्म का एजेंडा सामने नहीं रखेंगी, क्या इस्लाहाती एजेंडा है उनका, तो ये हम काम कर नहीं सकेंगे। ये तो डे टू डे फॉलो करके गाए बगाए आपको इनकी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगी। और एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह इस वक्त साथ दिया है और आगे बढ़ी है उसका अपना रोल होगा। मैं एस्टैब्लिशमेंट जब कहता हूँ तो बड़ा क्लियर रखिए, ये मिलिट्री एंड सिविल एस्टैब्लिशमेंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा होता हूँ, दोनों ही इक्वली मैटर करते हैं। मिलिट्री को कभी आप लॉ इन्फोर्समेंट में लीड में देखेंगे, कभी आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे वो कि ये काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सब एक डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। सो ये सब काम जब तक आप करेंगे नहीं और फिर इसका एक नैरेटिव बनाइए जो दुनिया को बेचिए कि आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, दुनिया आपको बताइए कि हम सिर्फ बेगिंग बोल लेके नहीं घूम रहे, पाकिस्तानी अवाम को बताइए कि हम बेगिंग बोल लेके नहीं घूम रहे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट कीजिए, लोगों को समझाइए कि स्मगलिंग, चोरी ये अच्छी चीजें नहीं है, आपको रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी में वापस आना है। आपको कहीं जगह पे टैक्सेशन शायद कम करना पड़ेगी ताकि आपको अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आप मैच कर सकें। गाए बगाए आपको ये काम करना पड़ेंगे। आपको जो एग्रीमेंट है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का उसको दोबारा इंटरनेशनल मॉडर्न लाइंस पे लाना पड़ेगा। अब मैंने तो आपके सामने बहुत सी चीजें रखी हैं जो आपको करनी है। असल सवाल आपका बहुत अच्छा है कि ये चीजें फिर कैसे की जाएं। देखिए ना, ये चीजें करने के लिए आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी पे जाने के लिए, जो कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड ही उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है। सो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइसिंग है, ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये सारी चीजें ओवरकम करनी पड़ेंगी। लॉ एनफोर्समेंट की अपनी जो सलाहियत है उसको बढ़ाना पड़ेगा और एक रिजॉल्व भी करना पड़ेगा कि हम ये चीजें आने वाले वक्तों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्मगलिंग 2670 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, तो उसमें हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं कि हम इसमें से निकल जाएं। क्या हम 5% कंटेनर जो है उनको जाके देखें कि उसमें क्या हो रहा है। these are the ideas that we would have to put together।
और ये एक सीरियस इम्पैक्ट है हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी, कि जब वो टैक्स देकर कारोबार करेंगे और कोई गुड्स, चाहे वो चाय हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, सिंथेटिक फाइबर हो, वो बगैर कस्टम ड्यूटी के कारोबार हो रहा होगा, तो उन पे बड़ा प्रेशर आएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो हमारे यहाँ टैक्स के मामलात जो देखते हैं बड़ा महदूद एक तरफ है, दूसरी जानिब जो टैक्स है वो लार्ज स्केल पे हमें नज़र नहीं आता, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम हो, इंडिविजुअल्स हों। हम दुकानदारों पर टैक्स लगा रहे थे, वहाँ से रिबटल आ रहा था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो इस चीज़ों को कैसे किया जाए कि ना हमारे पास टैक्स पेयर हैं, ना टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स चोरी करने वालों की तादाद टैक्स देने वालों से भी ज़्यादा है, तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए ना, ये तो बड़ी अब सादा सी बात है कि अगर 9% टैक्स टू GDP रेशियो होगा FPR का, तो फिर आप दुनिया से ही पैसे मांग कर अपने अखराजात पूरे करेंगे, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। अगर आप रियल एस्टेट पे टैक्स पूरी तरह से नहीं लेना चाहते, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को पूरी तरह से टैक्स नहीं करना चाहते, अगर आपके रिटेलर्स 3000 रुपये टैक्स लगने पर सड़कों पर आ जाएंगे, तो फिर तो हालात ऐसे ही चलेंगे कि 18% इनडायरेक्ट टैक्स आपको बिजली के बिलों में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट टैक्स की तरफ जा नहीं सकते। अगर 70% टैक्स इनडायरेक्ट होगा तो आप फिर, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम ये चाह रही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की जानिब ज़्यादा हो, डायरेक्ट टैक्स देते हुए शायद उतना बोझ ना हो जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इसी पे बात करेंगे। बड़ा सेटबैक होगा नसीम राजपूत साहब कि इस वक्त नसीम शाह वापस आ जाएं, हारिस रऊफ ऑलरेडी उनकी पस्तियों में दर्द है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो फास्ट बॉलिंग थी, उसी को ही पे नज़र लग गई। अब मुदस्सिर भाई बिल्कुल इसको ऐसे आप ले लें कि 228 रन से हारने का जो एक जल्जला आया था, जल्जले की तरह वो खबर थी, उसके आफ्टर शॉक्स अब तक आ ही रहे। मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ अंदाज से सामने आ रही हैं। हारिस रऊफ की उनको प्रॉब्लम हो गई, वो 5 ओवर नहीं कर सके थे। नसीम शाह अब एशिया कप से बाहर हो गए। अच्छा हुआ जमान खान आज पहुंच गए और धानी को भी जो है वो वीजा जारी हो गया है। वैसे वसीम जूनियर बैकअप के तौर पे वहां पर मौजूद है। काफी चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल जो श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल खेला जाएगा, क्योंकि शायद फखर जमान को अब आराम दे देना चाहिए और फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक और शादाब की जगह उसामा मीर को होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि अबरारुल हक को जहां फास्ट बॉलर बुला रहे थे वहां अबरारुल हक को भी बुला के आप चेक कर लेते, आपके पास ऑप्शन मौजूद था। लेकिन शायद बाबर आजम जो भारत के मैच से पहले कह रहे थे कि हमें पता है हमारे 15 कौन से हैं, उसमें शायद अबरार शामिल नहीं है। उसमें वही लोग शामिल हैं कि जो इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रहे या जो अनफिट की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। बड़ी मुदस्सिर भाई अजीब सी खबरें आ रही हैं और मैंने कहा ना, जैसी शॉकिंग डिफीट थी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाइप यहाँ थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और उसके बाद से अब हम कहाँ पर है, ये खेल की दीवानी कौम अब तक तय्युन नहीं कर पा रही है। लेकिन नसीम राजपूत साहब, अभी भी हम टीम तो तब्दील होगी, लेकिन अभी भी हम कोई अगर मगर में फंसे हुए हैं, या कल का मैच अगर 1 रन से भी जीत जाए तो हम जा सकते हैं फाइनल में? कल सिर्फ हमें मैच जीतना है और मैच का होना भी उतना ही, क्योंकि रन रेट पे श्रीलंका हमसे ऊपर है। कल बारिश हो जाती है जिसके 65% चांसेस अभी मैंने आपके शो से पहले चेक किया तो दिखाई दे रहे हैं जी। तो इसका मकसद ये हुआ कि बारिश का इम्कान भी है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर हमारे अरमान तो फिर बह गए, हमने तो बैग पैक करना है और वापस आना है, क्योंकि जिस मार्जिन से हम इंडिया से हारे हैं उसके बाद अब हमारा कमबैक करने का चांस तो बहुत कम है। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। 2-4 चीजें तो हमारी टीम मैनेजमेंट को और हमारे थिंक टैंक को सोच लेनी चाहिए। हमारे 15 क्या होंगे? बाबर साहब, आप जो सोच रहे थे 15, शायद उसमें अब आपको बहुत सारी तब्दीलियां करना पड़ जाए। लेकिन मुदस्सिर भाई, मैं आपसे थोड़ी सी टाइम लेते हुए ये बात जरूर करूंगा, देखें सारी दुनिया की तैयारी मुख्तलिफ दिखाई दी वर्ल्ड कप को देखते हुए। एशिया कप से पहले तो इंडिया ने अपनी टीम के मैचेस ही नहीं रखे। एशिया कप और वर्ल्ड कप उन्होंने कोई 1.5 महीना पहले वेस्ट इंडीज से सीरीज खेली थी, जहां पे ना टॉप क्लास अपने सीनियर प्लेयर भेजे ही नहीं थे। वहां पे हार्दिक पांड्या को कप्तान बना के भेजा था। हमारे क्रिकेटर्स मुसलसल लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड में भी खेल रहे हैं, श्रीलंका में भी खेल रहे हैं। वो टेस्ट मैच भी उन पिचेस पे खेलने को तैयार दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा जान नहीं है, जो स्पिनर्स के लिए आइडियल पिचेस हैं, लेकिन वो वहां पर भी टेस्ट खेलने को तैयार खमियाजा जो है वो भुगत भी रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है नसीम राजपूत साहब। वक्त खत्म हो रहा है। मैं कल, क्योंकि मैच है तो इंशाल्लाह कल आप हमारे साथ होंगे। ये जो बड़ा हम
टॉपिक जो आपने छेड़ा है कि वर्ल्ड कप से और एशिया कप से पहले हम क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं। नसीम राजपूत, शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।